हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 20 जुलाई 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे वो मेंस हो, प्रीलिम्स हो या इंटरव्यू हो। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। और कोई क्वेश्चन पूछना है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को संसद का अंग बताया गया है। भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को संसद का अंग बताया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 78, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 79, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 80 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 81। इसका जवाब आपको वीडियो पॉज करके हमें कमेंट सेक्शन में सबसे पहले दे दें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। फर्स्ट पेज पे जो है दो न्यूज़ है, एक तो अयोध्या न्यूज़ है अयोध्या को लेकर के, और अयोध्या पे हमने एक डिटेल से वीडियो बनाया है। हमारा वीडियो नहीं देखा आपने तो जाकर के देख लेना, प्लेलिस्ट पे वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो दूसरा इशू है, एलएसी पर राफेल तैनाती करने की हो रही तैयारी। तो राफेल जो फ्रांस से आ रहा है उसे हम कहाँ तैनात करेंगे, उसे चाइना बॉर्डर के आसपास तैनात करने की चर्चा चल रही है। सरकार की कोशिश होगी कि उसे चाइना और बॉर्डर के आसपास उसको तैनात किया जाए। तो ये जो राफेल विमान है ये काफ़ी चर्चा में रहा था पिछले वर्ष भी। पिछले वर्ष जो है चुनाव के समय में खास करके ये काफ़ी चर्चा में था। कांग्रेस राफेल घोटाला के इल्ज़ाम लगाती थी तत्कालीन सरकार पे, राइट। तो इसलिए चर्चा में था। तो इसलिए राफेल के बारे में बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए। राफेल जो है विश्व का सबसे शक्तिशाली मुकाबला करने वाली जेट है। कौन सी कंपनी बनाती है, तो ये फ्रांस की कंपनी है डिसॉल्ट। फ्रांस की कंपनी है डिसॉल्ट, ये इसका निर्माण करती है। गति इसका 2000 किलोमीटर प्रति आवर है। 95 केजी तक हथियार ले जाने में ये सक्षम है। 145 किलोमीटर इसका स्कैनिंग रेंज है, स्कैन कर सकती है उस जगह पे क्या हो रहा है। और साथ ही साथ एक रडार, इसका रडार एक साथ दो से अधिक लक्ष्य भेजने में सक्षम है। यानी मान लो कि दुश्मन का ठिकाना यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये जो है तीनों को एक साथ भेज सकते हैं। तो एक साथ दो या दो से अधिक लक्ष्य भेजने में सक्षम है। इसलिए राफेल इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आ रहा है कहाँ से, तो फ्रांस से आ रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट याद रख लेना। बाकी राफेल का डिस्प्यूट का क्या मुद्दा था, ये काफ़ी पुराना विवाद हो गया कि राफेल के विवाद का क्या मुद्दा था। लगभग 1.5 वर्ष इसको हो गया। तो इस पे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगा, लेकिन राफेल के बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, जो इम्पोर्टेंट आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे डिस्कस करना वो यह है कि आज से ग्राहक को मिलेंगे कई अधिकार। तो सबसे पहले जो कानून है उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 है। अभी तक का जो कानून है वो 1986 है। और आज से जो है कानून है उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 आज से इम्प्लीमेंट हो रहा है, आज से लागू हो रहा है। क्या क्या अहम प्रावधान है वो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इसका हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। 1986 के बाद 2019 में उपभोक्ता को लेकर के एक कानून आया, लगभग 33 वर्ष के बाद। तो इस कानून में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों ने नियम को सरल बनाया, नियम को आसानी बनाया। दूसरा है कि इसका उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं के विवाद को निपटारा। सबसे इंपॉर्टेंट इसका यही है। जब आप इस एक्ट को पढ़ोगे तो इस एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट काम ये किया गया है कि किस तरह से डिस्प्यूट को सेटल किया जाए, विवाद को किस तरह से सेटल किया जाए, उसको लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई है, राइट। तो डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए प्राधिकरण की स्थापना करने की बात कही गई है, इसमें चर्चा किया गया है इस एक्ट में।
केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए के गठन का प्रावधान किया गया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए के अधिकार क्या हैं? तो इसके अधिकार हैं कि उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और संस्थान की शिकायत की जांच करना पहला। दूसरा है कि असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेना। तीसरा है कि अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापन जो होता है उसको रोक लगाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रख लेना, भ्रामक विज्ञापनों को रोक लगाने की चर्चा इस बार समाहित किया गया है कि आप भ्रामक विज्ञापन नहीं कर सकते हैं, अनुचित व्यापार नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भ्रामक विज्ञापनों के निर्माता, समर्थक, प्रकाशक पे जुर्माना लगाना, जो इसका समर्थन करते हैं। इवन जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो लोग, जो फिल्म एक्टर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उस पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है अगर वो भ्रामक विज्ञापन किए किसी भी वस्तु का। उसके बाद है सरलीकरण विवाद समाधान की प्रक्रिया। तो याद रखना, जिला के स्तर पे एक आयोग बन रहा है, उपभोक्ता संरक्षण को लेकर के जिला के स्तर पे एक आयोग बन रहा है जो 1 करोड़ रुपए तक के डिस्प्यूट को सुनेगा। आई रिपीट, जिला के स्तर पे एक आयोग बन रहा है जो 1 करोड़ रुपए तक के डिस्प्यूट को सुनेगा। राज्य के स्तर पे एक आयोग बन रहा है जो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के मैटर को सुनेगा, और 10 करोड़ से जो अधिक का मैटर होगा वो राष्ट्रीय स्तर पे जो आयोग होगा, केंद्र स्तर पे जो आयोग होगा वो सुनेगा। नेक्स्ट ये है कि दाखिल करने के बाद अगर आप कंप्लेन करते हैं उसके 21 दिन के बाद शिकायत का स्वतः स्वीकार्य हो जाएगा, या तो 21 दिन के अंदर स्वीकार्य होगा। अगर मान लो आपने कंप्लेन किया, आप उपभोक्ता हैं, किसी वस्तु को लेकर के असंतुष्ट हैं और आपने कंप्लेन किया, तो 21 दिन के पहले या तो स्वीकार कर लिया जाएगा, और 21 दिन के पहले अगर स्वीकार नहीं किया जाता है तो बाय डिफॉल्ट 21 दिन के बाद ये आपका एप्लीकेशन स्वीकार्य हो जाएगा, आपको इसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो उपभोक्ता आयोग के संपर्क करने में आसानी है। इसके लिए आप जहां आपके निवास है, निवास से फाइलिंग की सुविधा दी गई है, और साथ ही साथ ई फाइलिंग की सुविधा दी गई है। मान लो आपने कोई सामान, आपने एक मोबाइल परचेज किया अमेजन से, आप उस मोबाइल से असंतुष्ट हैं, तो वैसे कंडीशन में आप ई फाइलिंग कर सकते हैं अमेजन पे, और साथ ही साथ उस मोबाइल, जिस मोबाइल की वो, जिस कंपनी का वो मोबाइल है उस मोबाइल पे और अमेजन पे भी इनफैक्ट, राइट। तो आप ई फाइलिंग घर बैठे बैठे कर सकते हैं, आप घर बैठे बैठे कंप्लेन कर सकते हैं। सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा। तो ये सब जो बेसिक काम किया गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी इंप्रूव किया गया है। इस तरह से घर बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सुनवाई हो सकती है, ई फाइलिंग हो सकती है। ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल से आप मेल के जरिए कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस एक्ट में जो है मध्यस्थता की भी बात की गई है। एक वैकल्पिक विवाद समाधान, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होना चाहिए। समाधान मतलब रिजोल्यूशन, हाँ राइट। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की बात की गई है। उपभोक्ता फोरम द्वारा मध्यस्थता, जहां भी शुरू में समाधान की गुंजाइश हो, दोनों पक्षों को इसके लिए सहमत होगा। तो यानी एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की चर्चा की गई है। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र होगा, वहां पे दोनों ही पार्टी को बुला करके मध्यस्थता किया जा सकता है। दोनों ही पार्टी कौन? जिसने कंप्लेन किया पहली पार्टी वो हो गई, और जिस पे कंप्लेन हुआ दूसरी पार्टी हो गई। तो दोनों को वहां पे बुला करके मध्यस्थता किया जा सकता है। बड़े बड़े केसों में ऐसा हो सकता है। उसके बाद उत्पादन की जिम्मेदारी, प्रोडक्शन की क्या क्या जिम्मेदारी होगी, जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया है उसकी भी जिम्मेदारी तय की गई है। यदि किसी उत्पादन या सेवा में दोष पाया जाता है तो उत्पादन निर्माता या विक्रेता या सेवा प्रदाता की क्षतिपूर्ति जिम्मेदार माना जाएगा। ये बहुत बड़ा क्लॉज ऐड किया गया है। यानी आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, आप किसी को कोई सर्विस दे रहे हैं, और उसमें अगर दोष पाया जाएगा तो उसके बाद आपको क्षतिपूर्ति देना होगा, पेनल्टी आपको देना पड़ेगा, राइट।
उसके बाद दोषपूर्ण उत्पाद का आधार क्या क्या हो सकता है कि निर्माण में खराबी हो सकता है उस उत्पाद में, डिजाइन में दोष हो सकता है, वास्तविक उत्पाद का घोषित विशेषता से अलग हो सकता है, यानी जिस आपने जो घोषित किया है कि ये इसका खूबी होगा उस खूबी से नेक्स्ट अलग खूबी है वहाँ पे, वो खूबी है ही नहीं, कोई तीसरी खूबी उसमें व्याप्त है। तो इस तरह की चीज़ों को कहा जाएगा कि ये आपका दोषपूर्ण उत्पाद है। और दोषपूर्ण उत्पाद हुआ, दोषपूर्ण प्रोडक्ट हुआ तो आपको फाइन देना पड़ सकता है जिस कंपनी ने इसे बनाया। लाभ क्या क्या हो गया कि वर्तमान न्याय पाने में उपभोक्ताओं को एक सीमित विकल्प है जिसमें काफ़ी समय लगता है और उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से त्वरित न्याय होगा। यानी जो पहले का एक्ट था 1986 का, वहाँ काफ़ी समय लगता था और वर्तमान में काफ़ी जल्दी आपको न्याय मिल जाएगा। साथ ही साथ भ्रामक विज्ञापन और उत्पादों को मिलाकर रोकथाम के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। तीसरा है कि दोषपूर्ण उत्पादों और सेवाओं को रोकने के लिए निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी का प्रावधान किया गया है। तो ये सारे के सारे काम किए गए हैं किस तरह से उपभोक्ता के, कंज्यूमर के अधिकारों का संरक्षण हो सके, कंज्यूमर को संरक्षण मिल सके। ये सारे के सारे बेसिक काम किए गए हैं। आयोग के बारे में जो डाटा था वो याद रख लेना। 1 करोड़ तक का अगर होगा डिस्प्यूट तो वो जिला स्तर पे सुनेगा, 10 करोड़ तक का होगा तो वो राज्य स्तर पे सुनेगा 1 से 10 के बीच में, और 10 करोड़ से अधिक का अगर कोई मैटर होगा तो वो केंद्र स्तर पे जो आयोग होगा वो इसकी सुनवाई करेगी। देखो इसको एक बार आप देख सकते हैं, इसको इसलिए देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले घोषणा हुई थी कि 151 ट्रेन, निजी ट्रेन का संचालन होगा 151 रूट पे 2027 तक में। निजी ट्रेन की जो घोषणा हो रही है, निजी ट्रेन जो चल रही है उसका बहुत सारा पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कभी एडिटोरियल आएगा तो हम वहाँ पे डिस्कस कर देंगे आपको, लेकिन बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि 2027 तक 151 आधुनिक निजी ट्रेनें चलेगी, प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी, प्राइवेट ट्रेन चलेगी 2027 तक 151, राइट। ये बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। इस न्यूज़ को एक बार पढ़ सकते हैं आप। साथ ही साथ पार्सल ट्रेन बनेगी भारतीय रेलवे की कामधेनु। कामधेनु किसका नाम दिया गया है कि जो पार्सल ट्रेनें हैं, कोविड महामारी के कारण नॉर्मल ट्रेन चल नहीं रही है तो इसके लिए जो पार्सल ट्रेन चलाने की चर्चा की जा रही है उसे कामधेनु नाम दिया गया। देखो यहाँ पे क्या है कि देश में अब तक का सामान्य से 6% अधिक बारिश। यहाँ पे एक वर्ड का चर्चा किया गया है, देखो क्या है एलपीए, और एलपीए पूरे देश में 1951 से 2000 के बीच औसत वर्षा है, यह 89 सेंटीमीटर है। एलपीए के 96 से 104% के बीच को सामान्य मानसूनी बारिश कहा जाता है। यानी अगर देश की जो बारिश हो रही है वो बारिश अगर 96 से 104 के बीच में हो, ठीक है, तो इसे जो है 96% से 104% के बीच में हो तो इसे सामान्य मानसूनी बारिश कहा जाता है। और एलपीए क्या है 89, तो इसको हम भी डिटेल से डिस्कस यहाँ पे करेंगे। और साथ ही साथ ये जो इंस्टीट्यूट है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इस इंस्टीट्यूट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना 1875 में की गई थी। 94 में स्वतंत्रता के बाद 1949 में यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य बना। तो भारतीय
मौसम विज्ञान संस्थान बहुत पुरानी संस्थान है। 1875 में, कांग्रेस की स्थापना से भी पहले आर्य समाज की स्थापना हुई थी, आई गेस 1875 में। उस समय में इसकी स्थापना हुई थी और 1949 में यह जब देश आज़ाद हुआ तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य बना। विज्ञान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आता है। किस मिनिस्ट्री के तहत आता है कोई भी संस्थान, ये अधिक इंपॉर्टेंट होता है, ये निश्चित तौर पे आपको जानकारी होनी चाहिए। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आता है। इसका प्रमुख कार्य है मौसम संबंधी भविष्यवाणी करना, मौसम संबंधी जानकारी देना। कहीं चक्रवात आ रहा है तो उसकी जानकारी देना, कहीं भूकंप आ रहा है उसकी जानकारी देना, कहीं बाढ़ आ रहा है उसकी जानकारी देना। इस तरह की मौसम संबंधी जो भी सूचना आएगी उसकी जानकारी देना। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और 6 क्षेत्रीय क्वार्टर हैं, 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, वो भी याद रख लेना। चेन्नई में, गुवाहाटी में, कोलकाता में, मुंबई में, नागपुर में और नई दिल्ली में। चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर और नई दिल्ली 6 रीजनल क्वार्टर हैं और साथ ही साथ दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। अब देखो पेपर में चर्चा है एलपीए के बारे में। यहाँ देखो एलपीए के बारे में चर्चा है। एलपीए क्या होता है? एलपीए को कहा जाता है लॉन्ग पीरियड एवरेज, मतलब लंबे समय से बारिश का जो एवरेज होता है उस एवरेज को कहा जाता है एलपीए। तो 1961 से लेकर के 2010 के बीच में बारिश का जो औसत निकाला गया वो था 88 सेंटीमीटर, राइट। 88 सेंटीमीटर बारिश का औसत था 1961 से 2010 के बीच में, और 1951 से 2000 के बीच में 89 औसत था। तो हम 88 को मान के चलते हैं, हालांकि पेपर में 89 चर्चा किया गया, हम 88 को मान के चलते हैं। अब ये 88 का 96% बारिश से लेकर के 104% तक अगर बारिश होती है तो उसे सामान्य वर्षा कहा जाएगा। आई रिपीट, 88 का 96% से लेकर के 104% तक बारिश होगी तो उसे सामान्य बारिश कहा जाएगा। और 104 से अधिक जितना अधिक होगा, 104% से अधिक जितना भी होगा उतना परसेंट अधिक वर्षा हुई इस बार, ऐसा कहा जाएगा। और 96% से जितना कम होगा इतना कम वर्षा इस बार हुआ है, इसको इस तरह से देखा जा सकता है, इस तरह से मापा जाता है नॉर्मली। तो उम्मीद करता हूं कि एलपीए क्या है आपको क्लियर हो गया होगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी क्या है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे देखो 6% अधिक वर्षा, यानी 88 का 104% से 6% अधिक वर्षा, 6% अधिक वर्षा इस बार हुई है। ये जो है एक टॉपिक इस तरह का प्रत्येक वीक में एक आता है, एक मुद्दा। और ये मुद्दा किससे संबंधित है? ये मुद्दा है संबंधित है भूगर्भ जल से। इस पर मैं डिटेल से डिस्कस नहीं कर पाऊंगा आज इसको, लेकिन मैं आप अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा इसका कटिंग, वहां से जाकर के देख लेना आप। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बताता हूं। ओके, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है इसकी मैं चर्चा आपके साथ करना चाहूँगा। देखो नीति आयोग जो है एक रिपोर्ट जारी किया था, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया है 2018 में। ये देखो नीति आयोग ने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया था 2018 में, और इन्होंने कहा था कि 2020 तक देश के 21 महत्वपूर्ण सिटी का भूजल शून्य हो जाएगा, यानी वहाँ से अंदर जो ग्राउंड वाटर है वो समाप्त हो जाएगा। काफ़ी चिंता की स्थिति है यह। और किस किस सिटी का? जिसमें दिल्ली शामिल है, जिसमें बेंगलोर शामिल है, चेन्नई शामिल है, हैदराबाद शामिल है। ऐसी सिटी का 2020 में, यानी जो वर्तमान वर्ष चल रहा है, इसमें भूजल जो है ग्राउंड वाटर समाप्त हो जाएगा।
आप सोच के देखो कितना बड़ा क्राइसिस है यह। तो ऐसी कंडीशन के बाद सरकार जगी और सरकार ने अटल भूजल परियोजना लाया था उसके बाद, राइट। तो इसलिए आपको भूजल के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। ग्राउंड वाटर हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, नॉर्मली मिसयूज अधिक करते हैं, और उसका समझ हमें अभी नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको ये आर्टिकल पढ़नी चाहिए, और ग्राउंड वाटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ चूँकि ये पूरा का पूरा पेज दिया हुआ है, लेकिन आपको जाकर इसके बारे में पढ़ना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, नए शक्ति समीकरण का शिकार चाबहार। चाबहार के बारे में हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा मैं मैप पे लेकर चलता हूँ आपको। ओके, मैप पे हम आ गए। ये तस्वीर मैंने पोस्ट किया है अपने टेलीग्राम चैनल पे भी। देखो, ये चाबहार पोर्ट है। चाबहार पोर्ट से हमें अफगानिस्तान में इन करना था। उसके लिए यहाँ ये जो है रोड और रेल मार्ग हम बना रहे थे। तो पहला जो रेल मार्ग था हमारा वो था कि यहाँ पे जो चाबहार पोर्ट है, यहाँ से लेकर के ईरान की एक सिटी है जहेदांग एक सिटी है ईरान की। उसके बाद जो है अफगानिस्तान की एक सिटी है जरांग, और उसके बाद एक सिटी अफगानिस्तान की दिलाराम, राइट। तो हम जो है अभी क्या किया है ना, ईरान, अभी आपको पता होना चाहिए कि ईरान क्या किया है कि उन्होंने चाबहार पे हमारे काम को रोका नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जो रेल मार्ग हम बना रहे थे यहाँ से लेकर जहेदान, तो यहाँ तक जहेदांग तक का जो रेल मार्ग है उसको रोक लगा दिया। आई रिपीट, चाबहार पोर्ट से लेकर के जहेदांग तक जो है रोड मार्ग है, उस रोड मार्ग को रोक लगा दिया। रोड मार्ग नहीं, सॉरी, रेल मार्ग था, उस रेल मार्ग को रोक लगा दिया है ईरान ने, राइट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ईरान ने चाबहार से लेकर जहेदांग तक की जो रोड बना रेल मार्ग बन रहा था, रेलवे बिछ रहा था, उस रेलवे को रोक लगा दिया है ईरान ने, जो भारत वहाँ पे बिछा रहा था। अब मैं क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। ओके, एडिटोरियल पे अब हम मूव किए। ऐसा ईरान ने क्यों किया? हमें समझना होगा कि ईरान पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, और अमेरिका ने क्यों प्रतिबंध लगा दिया है कि ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आ चुकी है। ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका बाहर आ गई है, इसलिए अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था ईरान पे। और ईरान साथ ही साथ अमेरिका जो है भारत पे भी दबाव डाल रहा था कि भारत तेल खरीदना बंद करे ईरान से। क्लियर है? अमेरिका ईरान पे प्रतिबंध लगा दिया, और अमेरिका ने इंडिया पे दबाव डाला कि आप वहाँ पे तेल खरीदना बंद करें। इंडिया ने अमेरिका के दबाव के आगे तेल खरीदना बंद किया। उसके बाद जो नेचुरल एलाई थे, ईरान और चीन जो है एक तरह से नेचुरल एलाई बन जाते हैं। दोनों का दुश्मन है कौन? अमेरिका। तो दो दुश्मन जो दो व्यक्ति का, एक सेम व्यक्ति अगर दुश्मन हो तो वो दोस्त हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट हमें दिख रहा है ईरान और चीन के मध्य। तो ईरान ने हालांकि चाबहार से भारत को बाहर नहीं किया है, चाबहार पोर्ट से, लेकिन बहुत अधिक संभावना है कि चाबहार पोर्ट से भी आने वाले समय में इंडिया को बाहर कर सकता है। और जो मेन लाइन है, रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन से बाहर कर दिया है। जो रेलवे में लाइन बिछ रहा था चाबहार से लेकर जहेदांग तक, जो इम्पॉर्टेंट रेलवे लाइन था, और उसी रेलवे लाइन को हो करके आगे हम दिलाराम तक जाने वाले थे, जो दिलाराम पार्ट है आपको अफगानिस्तान का। इसलिए ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन को देख लेना, और वो पिक्चर मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, वहाँ जाकर के देख सकते हैं आप। बाकी कुछ इसमें खास नहीं है। आखिर क्या है ईरान न्यूक्लियर डील, हमने डिटेल से डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, तो आज हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। वही चीज़ें हैं जो हमने चर्चा की है आपके साथ। देखो, ये जो है बहुत ही शानदार लिखा हुआ है, आत्मनिर्भरता का जापानी मंत्र। इसको लेकिन खुद से जाकर के पढ़ लेना। क्यों? इस पे कुछ डाटा दिया हुआ, उस डाटा की मैं चर्चा आपके साथ कर देता हूं, और उसके बाद क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा मैं करूंगा।
जनसंख्या लाभांश क्या होता है? 15 से 64 वर्ष तक की कार्यशील जनसंख्या को जनसंख्या लाभांश कहा जाता है, जनांकीय लाभांश भी कहा जाता है कुछ जगह इसे, अंग्रेजी लेकिन एक ही है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसका सकारात्मक पक्ष क्या है? सकारात्मक पक्ष यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 76.1 करोड़ लोग और जो 2020 के अनुसार 86.9 करोड़ लोग भारत में जनांकीय लाभांश की स्थिति में। भारत में कार्यशील जनसंख्या, जहां विश्व के देश मानव शक्ति की कमी से जूझ रहा है, वहीं भारत जनांकीय लाभांश की कंडीशन में है। तो भारत का जो एवरेज एज है अभी 28-29 वर्ष है। भारत के जो लोगों का एवरेज एज है 28-29 वर्ष है। आपको पता है जापान के लोगों का एवरेज एज क्या है? जापान के लोगों का एवरेज एज 45-46 ईयर है। जापान बूढ़ा हो रहा है, इंडिया जवान हो रहा है, राइट। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 3D का कॉन्सेप्ट दिया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो है 3D का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है। 3D क्या है? पहला D है डेमोक्रेसी, दूसरा है डिमांड यानी मांग, और तीसरा है डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये तीनों ही इंडिया के पास। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, डिमांड यानी मांग है, बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया, और डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है, जनांकीय लाभांश भी है। हमारे देश में 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार 25 वर्ष से कम की जनसंख्या 47% है। देश की आधी जनसंख्या जो है 25 वर्ष से कम है। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का द्योतक है और निश्चित तौर पे इंडिया आगे बढ़ सकता है। अब देखो इस एडिटोरियल में क्या दिया हुआ। इस एडिटोरियल में दिया है कि क्या हम अपनी जनसंख्या लाभांश का यूज कर पा रहे हैं, हमारे देश में बेरोजगारी क्यों इतनी बढ़ रही है, और साथ ही साथ जो है एज ए कंट्री। कुछ दिन पहले मैं कुमार विश्वास का एक वीडियो देख रहा था, तो कुमार विश्वास का बहुत अच्छा एक वक्तव्य था उनका कि एज ए इंडिविजुअल लोग तरक्की करता है इंडिया में, एज ए ग्रुप तरक्की नहीं करता। जैसे एक व्यक्ति आगे बढ़ा और पता चला वो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर मोदी हो गया, तो इंडिविजुअल व्यक्ति की जीत होती है। इसी तरह से हर जगह आप देखोगे एक इंडिविजुअल व्यक्ति, रिलायंस बढ़ता है, धीरूभाई अंबानी अकेला व्यक्ति जो है आगे बढ़ा, राइट। इसी तरह से अकेला व्यक्ति इंडिविजुअल व्यक्ति आगे बढ़ता है और अपना नाम करता है, लेकिन एज ए ग्रुप, एज ए देश, एज ए नागरिक लोगों की तरक्की नहीं हो पाती है। एक व्यक्ति राजनीति में बहुत अच्छा काम कर जाता है, लेकिन जितने भी विधायक हैं या जितने भी सांसद हैं वो सारे के सारे सांसद जो है अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। उनके कहने का मतलब था कि एज अ नॉर्मल, एज ए इंडिविजुअल आदमी, एज अ आम आदमी, एज अ सिंगल आदमी, देश के कुछ व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं, पूरा देश विकास नहीं कर रहा। लेकिन एज ए होल कंट्री आपको विकास देखना है तो जाइए जापान में देखिए। जापान के लोग किस तरह से रह रहे हैं, हर एक व्यक्ति में वहाँ पे देश प्रेम की भावना है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, एक्चुअल में है, राइट। जापान का जो टोक्यो सिटी है वर्ल्ड का सबसे अधिक वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी है, बावजूद इसके वो लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, राइट। तो जापान जो है, ये एडिटोरियल क्या बोलता है कि जापान से हमें सीखना चाहिए किस तरह से हम ग्रुप में आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से पूरा देश एक साथ आगे बढ़ सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिसमें जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया था, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया था, परमाणु बम झेला हुआ वो देश है। प्रत्येक वर्ष वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, प्रत्येक वर्ष आप देखोगे जापान जो है डेंजर जोन में है, भूकंप वहाँ काफ़ी ज़्यादा आता है। बावजूद इसके जापान विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी थी, और अभी हालांकि चीन उसको क्रॉस किया है, अदरवाइज विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जापान बन चुकी थी। क्या कारण है? अभी वर्तमान में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जो देश परमाणु बम झेल चुका है, जो देश आपदा झेल रहा लगातार, जो देश लगातार भूकंप झेल रहा है, वो इतना आगे कैसे बढ़ गया, उसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, एक बार जाकर के इसको पढ़ लेना आप। बाकी बेसिक क्या है मैंने आपको बताया। देखो संकट में तुर्की की धरोहर, बस जो तुर्की का ये जो जगह है यहाँ पे,
ये बस लोकेशन याद रख लेना, हागिया सोफिया तुर्की का एक म्यूजियम था। और ये जगह सबसे पहले यहाँ पे चर्च था, चर्च के बाद जो है यहाँ पे मस्जिद बना है। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो तुर्की के पहले राष्ट्रपति थे, उसने इस मस्जिद को फिर कन्वर्ट करके म्यूजियम बना दिया। और वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं, उस राष्ट्रपति ने फिर इस मुस्तफ़ा कमाल पाशा के डिसीजन को चेंज किया। और आपको याद होना चाहिए कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा का वही वजूद है जो भारत में महात्मा गांधी का है। तो आप सोचो कि महात्मा गांधी के डिसीजन को कोई अगर चेंज कर दो तो कितना बवाल होगा। तो इसी तरह से मुस्तफ़ा कमाल पाशा के डिसीजन को वहाँ के राष्ट्रपति ने चेंज कर दिया है। और ये जगह जो म्यूजियम था, इसको फिर मस्जिद में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस तरह से जो भी देश जहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, भले ही वो रूस हो, भले ही वो अमेरिका हो, कनाडा हो, सोवियत संघ हो, वो सारे के सारे देश इसका विरोध कर रहे हैं। देखो, सौर सेल पे सेफगार्ड ड्यूटी साल भर बढ़ाने की सिफारिश। सेफगार्ड ड्यूटी क्या होता है? सेफ मतलब होता है सुरक्षा, यानी हमारे जो घरेलू प्रोडक्ट बन रहा है, हम जो सोलर बना रहे हैं, उस घरेलू मार्केट को बचाने के लिए सेफगार्ड ड्यूटी लगाया जाता है। क्लियर है? सोलर पे जो सेफगार्ड ड्यूटी इंडिया लगाती है, जैसे मान लो चीन हमें सोलर प्लेट भेजता है, अमेरिका हमें सोलर प्लेट भेजता है, तो काफ़ी सस्ता सोलर प्लेट होता है। एज ए इंडिविजुअल मुझे अगर जाकर परचेज करना होगा तो हम इसी को परचेज करेंगे। दूसरी जगह जो इंडियन कंपनी बनाती है वो महंगा बनाती है, तो इंडियन कंपनी से लोग परचेज करेगा नहीं, विदेशी कंपनी से परचेज कर लेगा क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे डोमेस्टिक उद्योग को बचाने के लिए जो ड्यूटी लगाया जाता है, जो टैरिफ लगाया जाता है, उसे कहा जाता है सेफ गार्ड ड्यूटी। और इसको जाकर के एक बार पढ़ लेना। और मैं जानकारी आपको दे दूं, अमेरिका और इंडिया के बीच में जो विवाद है उसमें सेफ गार्ड ड्यूटी भी है। एक सोलर प्लेट को लेकर के जो सेफ गार्ड ड्यूटी है, इंडिया और यूएसए के बीच में एक विवाद का रीजन है। यूएसए भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में अपील कर चुका है सेफ गार्ड ड्यूटी को लेकर के। आई रिपीट, यूएसए डब्ल्यूटीओ गया है इंडिया के खिलाफ सोलर सेल पे, सोलर प्लेट पे जो हम सेफ गार्ड ड्यूटी लगाते हैं उसको लेकर के। ओके, यहाँ पे बस एक नॉर्मली आपको जानकारी होना चाहिए। देखो, आपको पहली बात, कुंड जलाशय कहाँ पे है ये जानकारी रखना। कुंड जलाशय है आपको बिहार के जमुई जिला में। आई रिपीट, कुंड जलाशय बिहार के जमुई जिला में है। किससे संबंधित है? भगवान महावीर के से जुड़ा हुआ है। वहाँ पे भगवान महावीर से जुड़ा हुआ कुछ अवशेष मिला है, उसकी अभी खोज चल रही है वहाँ पे। तो आपके लिए 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला है कि कुंड जलाशय कहाँ पे है, तो बिहार के जमुई में। दूसरा है किससे संबंधित है, तो भगवान महावीर से ये संबंधित है। एक बार बाकी इसको आप जाकर के देख सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का अंग बताया गया? ये जो अनुच्छेद है इसके तहत संसद का 3 अंग होता है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। यानी भारत के इस अनुच्छेद के तहत संसद के 3 अंग होते हैं। एक अंग होते हैं राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा। और यही कारण है कि जब कोई विधेयक पेश होता है तो लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति के भी सिग्नेचर की जरूरत होती है, राष्ट्रपति के भी समर्थन की जरूरत होती है,
तभी जाकर के वो बिल पारित होता है, बिल पारित होकर के एक्ट बनता है, अधिनियम बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के साइन के बाद वो एक्ट बनता है बिल से, वो विधेयक कन्वर्ट होता है एक्ट में, वो कानून में बनता है। क्योंकि राष्ट्रपति संसद का पार्ट है, इसलिए राष्ट्रपति के सिग्नेचर की भी आवश्यकता है। तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 79। आर्टिकल 80 किससे संबंधित है? तो राज्यसभा से संबंधित है। और आर्टिकल 81 संबंधित होगा आपको लोकसभा से। तो इस तरह से सीक्वेंस में अगर आप पढ़ोगे तो याद रहेगा। 79 राष्ट्रपति को संसद का अंग बताया गया है, आर्टिकल 80 राज्यसभा का चर्चा है यहाँ पे, और 81 लोकसभा का यहाँ पे चर्चा है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।